न वकील, न दलील, न सबूत और न ही कोई गवाह, फिर भी फांसी की सजा। भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव के साथ पाकिस्तान ने यही किया। नेवी से रिटायर होने के बाद ईरान में बिजनेस कर रहे जाधव को पाकिस्तान ने पहले अगवा किया, फिर दबाव डालकर इकबालिया बयान का वीडियो बनाया और उसी वीडियो को सबूत बनाकर पाकिस्तानी फौज ने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत जाधव को फांसी की सजा सुना दी। भारत पहले पाकिस्तान की नापाक नाइंसाफी को खारिज कर चुका है। अब भारत की अपील पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाधव के मामले की सुनवाई चल रही है। इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने साफ साफ कहा है कि जाधव को अगवा करके फर्जी केस में फंसाया गया। न तो जाधव को बचाव का मौका दिया गया और न ही भारत को काउंसलर एक्सेस देने की कूटनीतिक शराफत दिखाई गई। भारत ने दलील दी कि काउंसलर एक्सेस की मांग खारिज करके पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। ऐसे मामलों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पहले भी दखल दी है, इसलिए भारत चाहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाई जाए। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट में भी पाकिस्तान अपने झूठ पर ही अड़ा हुआ है। पाकिस्तान की दलील है कि जाधव को पाकिस्तानी कानून के तहत सजा सुनाई गई है और चूंकि जाधव को अपील करने का वक्त दिया गया है, इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अर्जेंट सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इसे अपना आंतरिक मामला बताकर इंटरनेशनल कोर्ट की सीमा पर भी सवाल उठा रहा है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट में सबूत के तौर पर जाधव के कथित कबूलनामे वाला वीडियो भी दिखाना चाहा, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की 16 सदस्यों वाली ज्यूरी ने खारिज कर दिया। जैसा कि विदेश मंत्रालय की ओर से भी बार बार कहा गया है, सरकार की ओर से भी कहा गया है कि हर प्रकार से जाधव जी को न्याय देने का प्रयास किया जाएगा। ये विषय न केवल सरकार के लिए चिंता का विषय है, बल्कि सारे भारतीय राष्ट्र के लिए, समाज के लिए चिंता का विषय है। मुझे विश्वास है कि भारत की राय, भारत का व्यू, भारत का दृष्टिकोण इस विषय में सारी दुनिया को कबूल होगा, स्वीकार होगा और जाधव जी को न्याय मिलेगा। इस समय हमारी सरकार ने एक और निर्णय लिया है। अब वो निर्णय अगर सफल हो जाता है और उस पे कोई उसके कोई बुरे और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, तो हम सब सरकार के साथ रहेंगे इसमें। लेकिन ये बात मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं कि किस संदर्भ में ये निर्णय लिया गया और किस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने के बाद ये कार्रवाई हो रही है। अगर सरकार सब लोगों को ये बात बता दे तो मैं समझता हूं और आसानी होगी। ये एक किस्म की नफरत जो फैलाने की कोशिश हो रही है, वो तो जाहिर है, आंख के सामने हम देख सकते हैं, लेकिन अब ये मामला उनके हाथ में नहीं है और इससे हमें थोड़ी तसल्ली होनी चाहिए कि अगर हमने ये इनिशिएटिव लिया कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ये मामला पहुंचाने की कोशिश करें, तो उसका नतीजा भी ऐसा हुआ है कि हमारे नागरिक को फायदा हुआ है। वियना कन्वेंशन का वायलेशन है, कोई ट्रायल नहीं हुआ, मिलिट्री ट्रायल जिसमें वकील भी नहीं पेश था। वो ऐसी सिचुएशन में मेरे हिसाब से इंडिया का केस अच्छा है और भगवान ने चाहा तो कुलभूषण यादव जो है छूट जाएंगे। तो सवाल बड़ा ये है कि कुलभूषण जाधव को क्या राहत मिलेगी और ये राहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देगा, जिसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवेद रानाडे साहब जो कि एक्स रॉ ऑफिसर है, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ मौजूद है। और सुरेंद्र कुमार जी जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है, वो हमें कूटनीतिक दांव पेचों के बारे में समझाएंगे। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी आशीष के पास। आशीष इस पूरे केस को फॉलो कर रहे हैं। आशीष, आईसीजे में आज क्या क्या हुआ और क्या फैसला आज आ जाएगा या अंतरिम फैसला कोई सुना जाएगा? जी दीपक जी, आज सबसे पहले भारत सरकार ने सुबह एक समय के अनुसार लगभग 10 से 11:30 बजे तक में अपना पक्ष रखा, जिसमें बहुत सारी अलग अलग बातों पर और मुद्दों पर चर्चा की गई कि क्या कुलभूषण जाधव को मुस्लिम को फांसी दिए जाने के मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार ने कौन कौन से वायलेशन किए हैं। सबसे पहले उन्होंने वियना कन्वेंशन
का एग्जाम्पल दिया हरीश साल्वे जो भारत सरकार के प्रतिनिधि थे यहाँ पर। तो उसके बाद में उन्होंने 2008 का भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बायलैटरल ट्रीटी हुई है उसको भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया। और उसके अलावा भी काफी चीजें जो हरीश साल्वे की तरफ से रखी गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की 11 जजों की जो बेंच थी उनके सामने, ताकि आईसीजे केवल इस बात का जरूर समझ ले कि कुलभूषण जाधव का ट्रायल यहाँ पर आईसीजे पर पूरे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एक बेसिक इश्यूज हैं, वायलेशंस किए जा रहे हैं वियना कन्वेंशन के, 2008 के भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल ट्रीटीज के, बेसिक ह्यूमन राइट के, जिसके आधार पर काउंसिलर एक्सेस नहीं दिया जा रहा है भारत सरकार को कुलभूषण जाधव के लिए, वो सारे मुद्दे उठाए गए, अपनी तरफ से पक्ष रखा गया भारत सरकार की तरफ से, जो कि लगभग 1.5 घंटा चला। भारत समय के मुताबिक लगभग 1:30 बजे से 3 बजे तक के बीच में। उसके बाद में पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो उनके सीनियर अटॉर्नी थे जो कि यही यूरोप के ही हैं, मिस्टर खावर कुरैशी, उन्होंने अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा पाकिस्तान सरकार का, जहां पर काफी सारे मुद्दे एक एक पॉइंट बाय पॉइंट जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने इश्यूज रेज किए थे उन सबका उन्होंने उत्तर देने की कोशिश की। तो काफी इंटेंस, काफी गर्म आर्गुमेंट रहा दोनों तरफ से, भारत और पाकिस्तान की तरफ से जो अपना पक्ष रखा गया। लेकिन अभी फैसला इस पर नहीं दिया जा रहा है, ये फैसला रिजर्व कर लिया गया है। वैसे भी ये फैसला केवल जो प्रोविजनल मेजर्स हैं उसको लेकर ही आना था, तो इस फैसले को लेकर लगभग कुछ दिन और लगेंगे। अभी तक कोर्ट ने ये बताया नहीं कि वह फैसला कब सुनाया जाएगा, बस केवल ये बताया गया है कि आज नहीं सुनाया जाएगा बल्कि कुछ दिनों बाद सुनाया जाएगा। तो अभी फिलहाल ये फैसला रिजर्व कर लिया गया है। इसके अलावा जो खावर कुरैशी थे पाकिस्तान सरकार की तरफ से, उन्होंने एक वीडियो जो कि कन्फेशनल वीडियो जिसे पाकिस्तान आर्मी और ISI ने रिलीज किया था पिछले साल, उसे चलाने के लिए कोशिश की थी ताकि पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान ये रख सके। कुलभूषण जाधव खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो एक स्पाई थे और इस तरह की बातें उस वीडियो के सामने के जरिए वो रखना चाहते थे दुनिया के सामने, पर कोर्ट ने उसे मना कर दिया, उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। इनफैक्ट जो पाकिस्तान की टीम है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समय था लगभग 3 से 4 घंटे का, उसके बीच में उस वीडियो को काफी बार प्ले करके टेस्ट कर लिया गया था, ये बताने के लिए कि वो पूरी तरह से ठीक ठाक चल जाए और पूरी दुनिया को कुलभूषण जाधव का कन्फेशनल वीडियो मिले। लेकिन कोर्ट ने इसे पूरी तरह से नकार दिया, खारिज कर दिया इस एप्लीकेशन को और इस स्टेप को जो पाकिस्तान सरकार करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसका रीजन नहीं बताया गया कोर्ट द्वारा कि कोर्ट इस वीडियो को क्यों नहीं चलाना चाहता और दुनिया के सामने क्यों रखने की जरूरत नहीं है। कम से कम यहाँ पर जो न्यायपालिका है उसमें यहाँ पर रखने की इसको वीडियो की जरूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो की जरूरत नहीं है, ये साफ है, लेकिन क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुलभूषण जाधव के बारे में सीधा कोई डायरेक्शन दे सकता है पाकिस्तान को, और क्या पाकिस्तान को उस डायरेक्शन को या उस जजमेंट को मानना जरूरी होगा? क्या पाकिस्तान उसको नजरअंदाज भी कर सकता है? कि पाकिस्तान से नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इतिहास देखेंगे तो पाकिस्तान खुद ही कई बार आईसीजे में अप्रोच कर चुका है भारत के खिलाफ में। तो अगर जो सरकार खुद ही आईसीजे पे कई बार अप्रोच कर चुकी है, वहां पर आई है, तो ये सवाल ही नहीं उठता कि वो सरकार अचानक से एक दिन बोले कि हमें इस आईसीजे के कोर्ट के निर्णय पे विश्वास नहीं है, तो नहीं मानेंगे। ये तो बात पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान आईसीजे के ऑर्डर को नहीं मानेंगे। लेकिन जहां तक आपने पहला जो पार्ट था क्वेश्चन का आपका कि आईसीजे क्या डायरेक्टली कुलभूषण जाधव के को फांसी दिए जाने के मुद्दे पर कुछ डायरेक्टली ऑर्डर दे सकती है, ये फांसी के मुद्दे पर वो जरूर कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो अपील थी भारत सरकार की तरफ से वो केवल और केवल काउंसलर एक्सेस और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन और जो बायलैटरल ट्रीटीज, वियना कन्वेंशन, ये सब पाकिस्तान ने फॉलो नहीं किया है कुलभूषण जाधव के मुद्दे के केस में, उसको लेकर था। भारत सरकार ने ये अपील नहीं की है कि आईसीजे के कोर्ट में कुलभूषण जाधव को लेकर पूरी ट्रायल होनी चाहिए, पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। ये भारत सरकार को और पाकिस्तान सरकार को दोनों को भली भांति पता है कि एक बार भारत सरकार को काउंसलर एक्सेस मिल गया कुलभूषण जाधव के लिए, तब तो जो कहानी का दूसरा पहलू है, जो कुलभूषण जाधव की जो कहना है, उनका जो पक्ष है, वो दुनिया के सामने आ जाएगा, और जब वो सामने आ जाएगा तो पाकिस्तान पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज हो जाएगा। इसीलिए भारत सरकार केवल यही कोशिश कर रही है कि कुलभूषण जाधव के फांसी दी जाने के मुद्दे पे केवल भारत सरकार को काउंसलर एक्सेस मिल जाए
बस यही एक अपील थी भारत सरकार की तरफ से। और आईसीजे डायरेक्टली कुलभूषण जाधव के फांसी के केस में कोई डायरेक्टली इंटरवेंशन या फिर डायरेक्ट ऑर्डर नहीं कर सकती, डायरेक्ट ऑर्डर नहीं कर सकती, लेकिन आईसीजे ने अभी तक जो कहा और किया है उससे भारत की कूटनीति की बहुत बड़ी जीत कहा जा रहा है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मामले में हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। जैसा आशीष ने बताया, कोई सीधा फैसला आज नहीं आने वाला है, फैसले को रिजर्व यानी सुरक्षित रख लिया गया है। इसके क्या मायने हैं? क्या कुलभूषण जाधव को किसी तरह की राहत मिलेगी? पाकिस्तान अब आगे क्या करेगा? क्या भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अलग अलग करने में कामयाब होगा? क्या पाकिस्तान भारत को काउंसलर एक्सेस देगा? क्या फांसी की सजा को लेकर कुलभूषण जाधव की किसी अपील को सुना जाएगा, और सुना जाएगा किस तरह से सुना जाएगा? इन्हीं तमाम मामलों पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। सैयद जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी का डर क्या है? उनको क्या ये भी डर है, जैसा पूरे देश को डर है, कि कहीं जाधव को एकाएक फांसी ना दे दीजिए? आज जिस तरह से सरबजीत को दे दी गई थी रात में एकाएक। दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान में जिस तरह की कंट्री है, वहां कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, और जिस तरह के उनकी नीति रही है, उससे ऐसा खदशा हर हिंदुस्तानी को है कि उससे पहले कि आईसीजी का ऑर्डर आए और वर्डिक्ट आए, पाकिस्तान शायद उसको फांसी में लगा दे। हालांकि पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज है इस बात को डिनाई किया है कि ये सब जानना, इसलिए कि पाकिस्तान एक रोग कंट्री है, और जिस तरह की उसकी कूटनीति रही है और भारत के प्रति, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि कुछ ऐसे हरकत कर सकती है। ये आज जिस तरह से पाकिस्तान के परखच्चे उड़े आईसीजी में, जिस तरह से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ, जिस तरह से उसको डिनाई किया गया उस वीडियो को दिखाने में, जिसमें कस्टडी में मिलिट्री कस्टडी में कन्फेशन लिया गया था, दबाव में उस तरह को उसको दिखाए जाने की कोशिश की गई, वो सब को मना करने से साफ साफ जाहिर होता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये बात जाहिर हो गई है कि हिंदुस्तान का पक्ष बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कि वो बिल्कुल मनमानी की है। पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया है, किडनैप किया उसको ईरान से, और ना तो माँ बाप को उनको बताया, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया। हर तरह से अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है, और वियना कन्वेंशन का भी उन्होंने वायलेशन किया। ऐसे में पूरी दुनिया देख रही है, और ग्लोबल कम्युनिटी से उन पर जरूर दबाव रहेगा पाकिस्तान पे कि वो जो हिंदुस्तान की रिक्वेस्ट है कि कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए, और जो लीगल एड होना चाहिए किसी भी इसको जिस तरह से पकड़ा गया, उनको किडनैप किया गया, लीगल एड मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अगर ये सब हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि हमें पूरी उम्मीद है कि जाधव जी वापस हिंदुस्तान सेफ एंड साउंड आ सकेंगे। ठीक है खान साहब, मैंने पढ़ा और सुना कि आप आईसीजे के वर्किंग स्टाइल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आपने वहां इंटर्नशिप भी करी हुई है। क्या पाकिस्तान का ये आर्गुमेंट ठीक है कि ये मामला आईसीजे का बनता ही नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है और वहां के टेररिज्म यानी आतंकवाद से जुड़ा हुआ है? जी दीपक जी, बड़ा अच्छा सवाल है, और इसका जवाब आईसीजे खुद दे चुकी है। 2004 में एक केस आया था, मेक्सिको वर्सेस यूएसए, अवेना केस कहलाता है। मेक्सिकन नेशनल्स आ रहे थे अमेरिका में, और उनका एग्जीक्यूशन होना था बिल्कुल सेम तरीके से, और उसी प्रकार से जैसे आज पाकिस्तान आर्गुमेंट मेक कर रहा है कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है आईसीजे के पास, वैसे ही अमेरिका आर्गुमेंट मेक कर रहा था आईसीजे के सामने कि आपके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है ये तय करने की। सेम कानून इन्वॉल्व था, वियना कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर रिलेशंस और वीसीएलटी, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, ये दोनों कानून बिल्कुल सेम टू सेम वही वाले इन्वॉल्व थे। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ज्यूरिसडिक्शन का सवाल ऐसे वक्त पे नहीं कंसिडर किया जा सकता जब लोगों की जिंदगियां, लोगों की लाइव्स स्टेक पे हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल पैरेलल प्रोसीडिंग्स हैं, बिल्कुल बराबर। तो और आप खुद देख सकते हैं कि कोर्ट ने यही मान के सुनवाई जो दी है कोर्ट ने, इसमें खुद आपको दिख रहा है कि कोर्ट को लग रहा है कि हमारी बात में वजन है। इसी वजह से ये हियरिंग हुई है और ओपन कोर्ट में हुई है, सबके सामने हुई है। राजनीतिक बात करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया हूं मैं, एक राजनीतिक बात जरूर करना चाहूंगा। हम सरकार के साथ खड़े हैं, शाबाशी देते हैं हम सरकार को, बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने, बहुत तेज रफ्तार से और बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने कदम उठाया। गुजारिश थी उनसे कि अगर हमें भी शामिल कर लेते और ऑपोजिशन को, विपक्ष को भी इंगेज कर लेते, इसमें तो अच्छा होता, बेहतर होता, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, और मैं उम्मीद रखता हूं जफर साहब भी अग्री करेंगे, जिसपे हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। यहाँ एक भारतीय नागरिक की जिंदगी का सवाल उठता है, वहां सबका है।
तो इसलिए मैं यही शिकायत है मेरी जफर साहब से कि आप हमें भी मौका देते हैं इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश मदद करने का। उसके अलावा मुझे लगता है हमने डिफेंस बहुत ही अच्छा पेश किया आईसीजे के सामने, और मुझे उम्मीद है अच्छा फैसला आएगा जरूर। हम इस सवाल को सैयद जफर इस्लाम साहब के पास ले जाएंगे, हमारे तमाम पैनलिस्ट के पास ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम, जिन्होंने कसाब के मामले में 26/11 के मामले में केस लड़ा था भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, और सजा मिली थी कसाब को फांसी की। उज्ज्वल निकम साहब, जाधव के मामले को देखकर आपको क्या क्या लगता है, किन किन मामलों में पाकिस्तान ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है? देखिए दीपक जी, साफ तौर पर अगर ये बात कही गई तो शुरुआत से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कन्वेंशन के मुताबिक ना भारत को इत्तला दी, ना उस फैसला सुनने के आर्मी कोर्ट का फैसले के पहले इसके बारे में कोई जानकारी दी, और तीसरी कुलभूषण जाधव को कानूनी तौर पर कुछ मदद नहीं की, और ये पूरी तरह से वियना कन्वेंशन का ब्रीच है। और आज जो इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में जो एक बात पहले ही जजेस ने कही थी कि मैटर पे मेरिट पे कोई इसका विचार नहीं होगा, और इसी कारण आज पाकिस्तान ने जब नाकाम कोशिश की कि जो वीडियो दिखाने के चाहते थे इकबाली बयान का कुलभूषण जी का, वो उन्होंने ठुकरा दिया। तो एक लिमिटेड इश्यू आज आईसीजे के सामने है, क्या कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस क्यों डिनाय किया गया और डिनाय करने की वजह क्या होगी, इसके बारे में हमारा लॉजिकल डिडक्शन सही निकलता है। लेकिन आईसीजे यही देखेगा कि क्या पाकिस्तान ने जानबूझकर वियना कन्वेंशन का ब्रीच किया है। अगर इसमें हम इस पे यश मिलता है हमें, तो जरूर ये बात साबित हो जाएगी। जहां तक भारत सरकार ने बार बार पाकिस्तान को कहा कि कुलभूषण जाधव को उनका मेडिकल रिपोर्ट दीजिए, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसे, जिसे पाकिस्तान ने ठुकरा दिया। मैं ये बात समझ सकता हूं कि काउंसलर एक्सेस कुछ झूठे कारण तुम डिनाय कर रहे, लेकिन मेडिकल हेल्थ रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे। और इसकी वजह यह है कि तुमने कुलभूषण जाधव को इस तरह से मारा पीटा होगा, और उसी की वजह से तुमने कन्फेशन एक्सट्रैक्ट किया। जहां तक पाकिस्तान का कानून और भारत का कानून समान है कि अगर कोई इकबाली बयान मारपीट कर लेके जाता है तो किसी के खिलाफ, गुनहगार के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और इस वजह से पाकिस्तान डर रहा है और पाकिस्तान झूठी कहानी बना के काउंसलर एक्सेस डिनाय कर रहा है। निकम साहब, आपने कसाब का केस लड़ा था और भारत के लोग ये बोल रहे थे कि कसाब को किसी भी तरह से लीगल एड नहीं मिलनी चाहिए, केस क्यों चल रहा है, मुकदमा क्यों चल रहा है, और इस बात को लेकर रोष था। लेकिन भारत ने उसके बाद भी जितने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल थे उनको फॉलो किया था, पाकिस्तान के हाई कमीशन को बताया था, पाकिस्तान की सरकार को बताया था, यहां तक कि उसको वकील तक मुहैया कराया गया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जाधव के केस में ये न करना पाकिस्तान की किस नीयत को दिखाता है? दीपक जी, उस वक्त ये फैसला मेरा ही फैसला था कि ये ट्रायल खुलेआम चलाई जाए, और इतना ही नहीं तो कसाब के बचाव के लिए 2 वकील की नियुक्त किया जाए। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैंने ही कहा था। मैंने ये भी कहा था कि ये ओपन ट्रायल चलाई जाए, कि हम पूरे दुनिया के सामने ये सच दिखाना चाहते थे कि टेररिज्म किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, मैंने अमेरिका से एफबीआई के एजेंट को मुंबई बुलाया था, उनका एविडेंस लिया था। वहां भारत सरकार का उस वक्त कहना था कि उनका एविडेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिया जाए। मैंने उसे अपोज किया ताकि एफबीआई को भी पता चले कि किस तरह से हमने सबूत जुटाए हैं, और सबूत के तौर पर जेन्युइननेस देख लिए। पाकिस्तान ये जानबूझकर इसको नकारता है, आर्मी कोर्ट में कुलभूषण जाधव की ट्रायल कर रहा है। और इसलिए हम जो कह रहे हैं कि कुलभूषण जाधव ये ईरान में था, ईरान ने सरकार ने इसका पुष्टि किया, कोराबोरेट किया है, और पाकिस्तान कह रहा है, उसको अगवा करके कह रहा है कि हमने बलूचिस्तान में। अभी ये बलूचिस्तान से उसने क्यों कनेक्ट किए, इसमें भी एक लॉजिकल इन्फरेंस, सिलोजिज्म इन लॉजिक से मैं कहूंगा कि जब हम भारत सरकार ने बलूचिस्तान के बारे में प्रेम जताया तो पाकिस्तान ने गुस्सा आके कुलभूषण जाधव पर यह चार्ज किया कि बलूचिस्तान के लिए स्पाइंग करता है। इसलिए झूठे इल्जाम लगाना यह पाकिस्तान का काम है।
झूठे इल्जाम लगाना पाकिस्तान का काम है। आईसीजे का अधिकार क्षेत्र सीमित है। निगम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आईसीजे ये फैसला देता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये फैसला देता है कि काउंसलर एक्सेस दिया जाए, तो क्या पाकिस्तान इस फैसले को मानने को बाध्य है? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये कहने के बाद भारत को काउंसलर एक्सेस मिल जाएगा? पाकिस्तान, मैं 100% कहता हूं, पाकिस्तान अगर आईसीजे हमारे पक्ष में फेवर करता है, निकाल देता है, तो पाकिस्तान जरूर इससे नकारेगा। पाकिस्तान कहेगा कि यह हमें बंधनकारक नहीं है और उसके लिए आर्टिकल 94 के मुताबिक हमें यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाना पड़ेगा और वहां आईसीजे कोर्ट के ऑर्डर एनफोर्स करने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि आर्टिकल 94 के मुताबिक अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, उन्होंने अगर वेटो यूज किया, तो फिर आईसीजे कोर्ट का ऑर्डर एनफोर्समेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कर नहीं सकता। यह बड़ी दुख की बात है। आज सबको पता है कि पाकिस्तान का गहरा दोस्त चीन हमेशा उसको इलीगली मदद करने के लिए तैयार है और इसलिए अगर आईसीजे की ऑर्डर भी हमारे तरफ फेवर में होती है, तो डर इस बात का है कि पाकिस्तान इसको जरूर नकारेगा और चीन के मदद से इसको वेटो वापर के एनफोर्स करने नहीं देगा। लेकिन फिर भी एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ऐसा प्रावधान है, अगर कहीं इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी होती है, तब ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोहर्सिव मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन आज तक इतिहास में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए अभी हमें डिप्लोमेटिकली भारत सरकार को यह करना पड़ेगा कि जो 5 राष्ट्र परमानेंट मेंबर्स है, इनको कन्विंस करना होगा किस तरह से कुलभूषण जाधव को अन्याय किया गया, किस तरह से पाकिस्तान से दहशतगर्दी, जहां तक हाफिज सईद है। मैं मजे की बात रमेश जी कहूंगा आपको, दीपक जी, कि हाफिज सईद को उन्होंने हाउस अरेस्ट का रीजनिंग बताया है कि वो हमारे यहां जिहाद के नाम पर आतंकवाद बढ़ाता है। लेकिन हाफिज सईद को उन्होंने ना प्रोसिक्यूट किसी केस में किया है और ना कि उसके ऊपर केस किया है। 26/11 में उसके ऊपर ऑफेंस नहीं रजिस्टर किया है। लेकिन जो पाकिस्तान का रिव्यू बोर्ड है और जजेस का बोर्ड है, जजेस जरूर, मुझे उम्मीद है कि हाफिज सईद को रिहा कर देंगी कि पाकिस्तान सरकार के पास सबूत नहीं। फिर पाकिस्तान और ढोल बजाएगा, देखो हमने तो हाफिज सईद को अरेस्ट किया था, हाउस अरेस्ट में रख दिया, लेकिन हम क्या करें, हमारे कोर्ट ने छोड़ दिए, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था स्वतंत्र है। इस तरह से ढोंग करने में पाकिस्तान बहुत होशियार है। ठीक है, आपने हमसे बात की उज्जवल निकम साहब, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद राणे अडल साहब से, जनरल सिन्हा से और सुरेंद्र कुमार जी से कि पाकिस्तान के सामने अब क्या क्या विकल्प होंगे। क्या चीन जो सीपैक बना रहा है, बलूचिस्तान उसके लिए एक मेन फ्रंट बन गया है सीपैक के लिए, तो क्या ऐसे में चीन वीटो कर सकता है? अगर मामला अगर कह रहे हैं हम सुरक्षा परिषद तक जाता है तो, और अगर आईसीजे कुलभूषण जाधव के लिए ये फैसला देता है तो काउंसलर एक्सेस दिया जाए, तो पाकिस्तान के और क्या नानुकुर हो सकते हैं? ब्रेक के बाद की सजा भुगतेगा पाकिस्तान, ये सवाल है, क्योंकि आईसीजे में आज सुनवाई पूरी हो गई है। एक कन्फेशनल वीडियो पाकिस्तान दिखाना चाहता था, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इनकार कर दिया। ये एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश है। सुनील कुमार जी, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि कुलभूषण जाधव के मामले में काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिया? आपको क्या रीजन? देखिए, जो कुछ तर्क और लोगों ने दिए हैं, मैं उनसे सहमत हूं। नहीं दिए, कुछ छुपाने को होगा। आप छुपाने कुछ नहीं काउंसिल देते। काउंसिल एक्सेस न देने का मतलब यही है कि वो उस कंडीशन फिजिकली नहीं हो सकते कि उनको मिलने से बहुत सी बातें पता चल जाएंगी हमारे हाई कमीशन के लोगों को, जिनको बाद में शेयर किया ऐसा मीडिया से, उनकी नेगेटिव जो नकारात्मक छवि और बढ़ेगी, उसको बचाना चाहते हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, देखिए, जब यूएसए में गए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइंट सेशन में एक बात कही थी, इंडिया हैज ओवरकम हेजिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इस केस में भी आप देखें, हम लोग बहुत रिलक्टेंट रहे आईसीजे में जाने के लिए, एक इंडस वाटर को छोड़ के बाकी कभी नहीं गए। इस केस में एक हिंदुस्तानी की जान बचाने की खातिर, और इसलिए उसकी ह्यूमन राइट को वायलेट किया जा रहा है, एक्सेस नहीं दी जा रही। ये है पुरजोर कोशिश की जा रही है कि उसकी जान बचाई जाए, उसको एक्सेस मिले, उसको वापस लाए।
तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। जैसे वो कह रहे थे, हमारे खान साहब कह रहे थे, बिल्कुल सराहना के जो बात है होना चाहिए। अब आईसीजे में सालवे साहब ने बहुत ही स्ट्रांगली तर्क दिए हैं, बहुत ही कन्विंसिंग तर्क दिए हैं। उनके वकील से ऐसी अपेक्षा थी, उन्होंने अपने देश के साथ वो तर्क दिए हैं। पर ये लगता है कि जो 11 मेंबर की जूरी है, जो मेंबर कोर्ट है, उसमें जिस तरह से उन्होंने वीडियो नहीं देखने दिया, नहीं प्रेजेंट करने दिया, और ये ह्यूमन राइट्स का जो एस्पेक्ट है कि इस एक्सेस नहीं मिल रही, उसके बारे में को पता नहीं उसकी क्या कंडीशन है, वकील भी उनको नहीं दिया गया है, कन्फेशन भी फोर्सफुली किया जा सकता है, उसको देखते मुझे कुछ इंस्टिंक्टिव ये लगता है कि आईसीजे कुछ तरह का रिलीफ जो है यादव को देने की कोशिश करेंगे। अब क्या होगा फाइनली मैं नहीं कह सकता। ठीक है जनरल साहब, मुझे ये बताइए कि मिलिट्री कोर्ट ही क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जनरल कोर्ट्स भी है, ये मामला वहां भी जा सकता था। क्या ये पूरा का पूरा ऑपरेशन मिलिट्री कंट्रोल था? जाधव को ईरान से उठाना, उसको ले जाना, ये बताना कि ये टेररिस्ट है, इसने टेररिज्म को बढ़ाया है, क्या ये पूरा ऑपरेशन मिलिट्री का था? दीपक जी, एब्सोल्युटली ये जो अभी गेम खेला जा रहा है, जो आप चीज देख रहे हैं, ये मिलिट्री के बिहेस्ट में हो रही है। आज के दिन में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ये है, जो गेम चेंजर की तरह वो देखता है, जो आप देखिए वो है चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो गोदार तक जा रही है, गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर में। ये बलूचिस्तान का इलाका है। आपने देखा कैसे डिस्टेबलाइज हो रखा है बलूचिस्तान। उसको काउंटरवेल, एक होता है काउंटरवेल करना, वो उसको काउंटरवेल करने के लिए उन्होंने जाधव साहब का केस बना दिया। जाधव साहब का केस बनाया, 1 महीने बाद इंडिया को बता दिया। उसके बाद पहले तो वो कहते हैं समरी ऑफ एविडेंस हम ये कोर्ट मार्शल करेंगे, जनरल कोर्ट मार्शल। जनरल कोर्ट मार्शल कब हुआ? जब उसके स्कूल में ये शूटिंग हुई थी, तब उन्होंने ये प्रोविजन लाई। पेशावर में जो शूटिंग हुई स्कूल के अंदर। उसके बाद इन्होंने बनाई कि जितने भी टेररिस्ट हैं उसका हम डीलिंग जो करेंगे वो मिलिट्री कोर्ट से करेंगे। पहले तो इन्होंने इसको टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर किया, पहले कह रहे थे स्पाई है, और इन्होंने कहते हैं कि हम बलूचिस्तान में पकड़ लिए, वहां पर वो डिस्टेबलाइज करना चाह रहे थे। और उसके बाद उनके कंट्राडिक्शंस देखिए, कंट्राडिक्शंस आया लेवल ऑफ उनके जो बलूचिस्तान के जो मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि इसको हमने चमन से पकड़ लिया है। दूसरे साहब जो डीजी ISPR हैं उनके, उस समय जनरल बाजवा साहब होते थे, ये चीफ नहीं दूसरे, उन्होंने कह दिया कि नहीं इसको तो हमने चमन में नहीं पकड़ा, 300 किलोमीटर दूर चमन से उस इलाके में सिंध के अपोजिट में पकड़ा है। कॉन्ट्रडिक्शन वहां आ गई। फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि उन्होंने फटाफट उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं की है। जो जनरल कोर्ट मार्शल का एक प्रोसीजर होता है, जनरल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, फिर समरी ऑफ एविडेंस। इन्होंने समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड कर दिया। समरी ऑफ एविडेंस किस तारीख को? 23 सितंबर कहते हैं समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड हो गया। और 8 मार्च को उनके सरताज अजीज साहब कहते हैं कि कोई एविडेंस नहीं है। आप कह रहे हैं ना कि सीनेट में बोला उन्होंने। हाँ, बोला नहीं है। तो आप देखिए मिलिट्री और सिविल का देखिए, ये जो हम वेजिंग नहीं है, इंडिया वेज नहीं कर रहा है उनके बीच में, ये खुद उनकी स्टेटमेंट है। और फिर थोड़े दिन के बाद वो कहते हैं कि नहीं, इंडिया को पता लगता है कैसे? प्रेस के थ्रू पता लगता है कि उसको डेथ सेंटेंस दे दिया। इंडिया जाता है, ऑप्शंस हम इंडिया के पास थे, उनके प्रेसिडेंट के पास जाने का, सिविल कोर्ट में अपील कर सकते थे उनके, जो अपील में उनकी मदर ने अभी अपील किया है। तो ये चीज जो हो रही है बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और जो आप पहले ब्रेक के दौरान जो हम बातचीत कर रहे थे, ये एक बिगर गेम है, बिगर गेम, जो पावर शिफ्टिंग एशिया पैसिफिक से जो इंडियन ओशन रीजन में आ रही है, ये गेम खेला जा रहा है। इस गेम का ये छोटा सा एक टिडबिट्स हैं जो यहां चल रहे हैं, और काउंटरवेल किया जा रहा है। और आप देखिए जो डिस्टेबलाइजेशन, आप जो फायरिंग देखते हैं, यदि आप बड़े पिक्चर को पढ़िएगा, ये छोड़ दीजिए जो हमारा ये चल रहा है, ये डिप्लोमेटिक फ्रंट में एक गेम का एक हिस्सा है, वो चल रहा है। तो पूरा ये जो प्रकरण है, ये पूरा प्रकरण में पाकिस्तान आर्मी की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, उसका एक उदाहरण है। राणा साहब, क्या पाकिस्तान की आर्मी चाइना के साथ, चाइना को ये प्रूव करना चाहती है कि जो सीपेक बन रहा है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी आएगा, ग्वादर तक जाएगा, उस सीपेक को भारत बनने नहीं देना चाहता और उसको पूरी तरह से डिस्टेबलाइज कर रहा है? क्या ये कन्विंस करना चाहती है? क्या आप इसको इंटेलिजेंस के ढंग से ये समझेंगे कि ये मोटिव है पाकिस्तान का? जरूर, ये भी एक मोटिव है। मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल यही मोटिव है, पर ये भी एक मोटिव है। और इसका पहला ही एविडेंस आया था मार्च के महीने में 2015,
जब शी जिनपिंग आ रहे थे इस्लामाबाद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस करने के लिए, जिसका जिक्र सिन्हा साहब कर रहे थे, तो 3 हफ्ते पहले भूतपूर्व एम्बेसडर पाकिस्तान का खोकर जो है रियाज खोकर, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था एक ऑफिशियल चाइनीज न्यूज़पेपर में, कहते हुए कि चाइना और पाकिस्तान को एक साथ काम करना चाहिए ये एक्सपोज करने के लिए कि भारत बलूचिस्तान में क्या कर रही है। तो वो पहला। दूसरा, जब से सीपेक बनने लगी वहां पे डिसकंटेंट होने लगा बलूचिस्तान में लोकली, कोई और कहने की बात नहीं, और फिर अटैक्स होने लगे चीन के लेबरर्स पे और चीन के प्रोजेक्ट्स पे। तो आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने उन बलूचीज के साथ सिंपैथी कहा उन्होंने, रेड फोर्स। पाकिस्तानियों ने उसको पकड़ के उन्होंने कहा कि देखो ये एक इंडिकेटर है कि भारत जो है उनको मदद कर रहा है, सहयोग दे रहा है। टोटली गलत, बट उन्होंने कह दिया। और अभी अगर आप देखें जो जाधव का केस है, पाकिस्तानी जो है, अब मुझे ये पता नहीं कि उनको कहां से ये खबर मिली है, पर ऑब्वियसली ऑफिशियल सोर्सेज से पाकिस्तानी लोग ये कह रहे हैं, मतलब बाहर देश में जो है, कि ये आदमी जो है इनोसेंट नहीं था, ये आया था, उसने चंद दिनों में, मतलब 1-2 साल में एक नेटवर्क खड़ा कर दिया 140 लोगों का। अब ये तो मैं कहूंगा कि अगर 140 लोगों का नेटवर्क 2-3 साल में किसने किया, ये तो आई मीन इट्स अमेजिंग। और मैं एक फाइनल चीज कहूं कि जो मूट पॉइंट ये है जाधव जी का इसमें, कि वो पकड़े जब गए थे, मेरे ख्याल से ईरान में पकड़े गए। ईरान के सरकार ने भी कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है, उनको नहीं दिया है, और उनका रिलेशनशिप आप देख रहे हो बिल्कुल डाउन जा रहा है। पर जब वो पकड़ा गया, वो भारतीय पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, और ये पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि ये सबूत है कि ये इंडियन है। अब मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं कि वो इंडियन है या ना है, बट मैं ये कहूंगा आपको कि केजी क्लास का भी अगर स्पाई हो, वो अपना आइडेंटिटी ऐसे लेके थोड़ी घूमता है, वो तो बच्चा बता देगा आपको। तो अगर वो वाकई स्पाई होता तो या ईरानी पासपोर्ट होता या पाकिस्तानी पासपोर्ट होता, इंडियन पासपोर्ट लेके क्यों घूमता है? तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा खेल जो कर रही है पाकिस्तान, इसलिए कर रही है कि हमारे ऊपर दबाव डाले, हमसे कॉम्पोजिट डायलॉग में हमको फिर शुरुआत करे, और उसमें ये जाधव का केस एक लगा देंगे, कहेंगे ठीक है वो उसका केस हम टांग देंगे, अब ये बाकी के मुद्दों पे बात करो। और इसमें चीन सहमत देगी पाकिस्तान की। जी हाँ, बाकी के मुद्दों पर बात करो, क्योंकि 6 और 7 तारीख को कजाकिस्तान के अंदर जो एससीओ समिट है वहां पर नवाज शरीफ भी पहुंच रहे हैं, और वहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जा रहे हैं। क्या दोनों की मुलाकात होगी? क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है, पूरी दुनिया का दबाव है भारत पे कि दोनों के बीच मुलाकात हो। सैयद जफर इस्लाम साहब, आपकी पार्टी का क्या व्यू है? क्या ऐसे हालात में नवाज शरीफ साहब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई बातचीत या हैंडशेक करना चाहिए? और जो दूसरा ऑब्जेक्शन हमारे खान साहब ने दिया कि अगर आप कांग्रेस को भी साथ ले लेते, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी साथ ले लेते, तो इसमें गलत क्या था? दीपक जी, दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहले बात जो खान साहब ने कहा, देखिए खान साहब के एक और अभी स्पोक्स पर्सन दूसरे चैनल पे मेरे साथ बैठे हुए थे 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि ये गलत फैसला ही है सरकार का, ये प्रेस कर रहे हैं और ये कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, उन्होंने कहा ये फैसला गलत है सरकार का, और सरकार की बुराई कर रहे थे। तो ऐसे में चूंकि सरकार को ये डिसीजन लेना था, एक जान बचानी है, एक इंडियंस की जान बचानी है, तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट था कि ये किसी ऑपोजिशन के दाव पेच में ना फंस के उसकी जान बचाने के लिए बेहतर था कि पहले जाके वहां जो काम करना था किया उसने। अब जो है हर देश के लोगों को मालूम है, अपोजिशन पार्टीज को ही मालूम है, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि जिस तरह से भारत सरकार ने पक्ष रखा है, जिस तरह से हमारे काउंसिल ने पक्ष रखा है, इनको प्रेस करना ही है। दूसरी बात जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की बहुत क्लियर कट स्ट्रैटेजी है कि हम उस वक्त तक एंगेज नहीं करेंगे पाकिस्तान को जब तक वो टेररिज्म पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो करता है उस पर वो रोकना, अपने आप की तरफ रोकना न करे। पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट फैक्ट्री है,
और टेरर फैक्ट्री के साथ हम उस वक्त तक नहीं बात करेंगे जब तक कि वो हिंदुस्तान के जो कंडीशंस है उसको ना मान ले। और सबसे बड़ा कंडीशन है कि वो हिंदुस्तान में जिस तरह का आतंकवादी गतिविधियां करता है उस पर पूरी रोक लगाए, तभी पाकिस्तान के साथ कोई बात हो सकती है। उससे पहले पाकिस्तान के साथ हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है जफर साहब, आपने बिल्कुल दो टूक बात कही है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म करेगा तब तक उससे सीधी बातचीत का कोई इरादा भारतीय सरकार का नहीं है। लेकिन क्या होगा कजाकिस्तान के अंदर जहां पर एससीओ समिट है, उसकी हम पल पल की जानकारी देंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इतनी बात कह सकते हैं कि हेग के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से सुनवाई खत्म हुई है, उसके बाद पूरा देश दिल थाम के इसके फैसले का इंतजार कर रहा है और ये भी देख रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर काउंसलर एक्सेस देने की बात करता है तो पाकिस्तान ऐसे में क्या पैतरा आजमाएगा।